हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 14 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो 25 कॉन्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसके अंदर बोला गया था फाइंड द प्रोडक्ट, उत्पाद खोजें। तो देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1.2 डेसिमल हटा देंगे 10, देन 12/5 multiply by 3/4, 4 3s are 12 and then 6, तो कितना हो गया 3 3s are 9 6 are 54 by 25, तो 25 2s are 50, तो आंसर विल बी 2.16। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आंसर विल बी 2.16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके अंदर हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो, अगर आप देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.1 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, ऐसा ही कुछ लिखा है। और बॉटम में क्या लिखा है 0.3 का क्यूब प्लस 0.09 का क्यूब। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना दें या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बना दें। अब अगर आप इसे बहुत गौर से देखो तो अगर मैं 0.3 में से और 0.09 में से क्या कॉमन निकाल लूं, 3 कॉमन निकाल लूं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मतलब मैंने इनके ऊपर क्यूब नहीं लगाया, सिर्फ सिंगल टर्म ली है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूं, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना विजुअली मतलब कंफ्यूज करने वाला है। अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाला है, इसका मतलब क्या होता है, मैं 3 इसमें से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। ये मैंने डेसिमल का हटा के 10 लिखा है और ये सेकंड टर्म है 0.09, इसमें से डेसिमल हटाऊंगी तो और ये 3 निकाल दिया। तो अब अगर मैंने 3 निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ऊपर क्या बचा मेरे पास 1। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये आ गया 0.1। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का बन गया 0.1 और ये मैं सेकंड टर्म की बात करती हूँ 3 1 3, 3 3 9। तो ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या बचा सिर्फ 3 और मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 0.03। यहाँ पे सेकंड टर्म है 0.03। ठीक है ना। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आई 0.1 और सेकंड टर्म क्या आई 0.3। जब मैंने 0.3 और 0.09 में से क्या कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला। आया समझ। तो अब मेरा क्या हो गया, न्यूमरेटर भी क्या बन गया डिनोमिनेटर जैसा, सॉरी डिनोमिनेटर बन गया मेरा न्यूमरेटर जैसा। तो 0.03 का क्यूब। अब देखो क्यूब है तो मुझे 3 का क्यूब ही निकालना पड़ेगा। तो फिर यहां पे भी क्या बचा 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब। ठीक है ना, आप इसको एक बार अपने हाथ से भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्यूब है। तो देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1/27। ठीक है, 1/27। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर विल बी 0.037। ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो भी है 0.037। इसके अंदर से बस आपको डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकालना है 3 का क्यूब। आप इसे अपने हाथ से ये वाला स्टेप करके देखना कि 3 क्या करो दोनों में से डिवाइड करके देखो तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है कि 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनकी हाइट हमें दे रखी है। हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो बताना है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए की बात कर रही है, जिनकी हाइट क्या है कम है 1.65 मीटर से। अब देखो 1.65 मीटर ये यहां तक आ रहा है। अब ये जो स्टूडेंट्स है इनकी हाइट क्या है, कम है कितने से 1.65 मीटर से। और किसका बताना है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, उनका भी सेक्शन बी का भी बताना है जिनकी हाइट क्या है 1.65 मीटर से छोटी है। ठीक है, तो देखो 11 + 9 20 25। ठीक है, और फिर 18 8 + 4 12 12 + 13 25। तो रेशियो कितना आ गया, दोनों की हाइट, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 1.65 से छोटी है दोनों में 25 25, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। ठीक है, अब इसको हिंदी में देखना हो तो देख लो, तो आंसर है 1.1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट हमें बताया है 40,000:60,000 की रेशियो में। एक साल के बाद हमें बताना है बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा जब हमें लाभ कितना हुआ है 55%। अब देखो, सिर्फ इसके अंदर हमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बता रखा है, निवेश कितना कर रखा है, हमें टाइम नहीं दे रखा, टाइम पूरा 1 ईयर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, रेशियो की फॉर्म में ले आते, सारे जीरो से जीरो कैंसिल होते जाएंगे। तो A:B:C का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3:4 की रेशियो में। और हमें बी का प्रॉफिट बताना है, तो टोटल प्रॉफिट है 55,000 अपॉन में सम ऑफ द रेशियोज, तो टोटल है 9 और मल्टीप्लाई बाय बी का बताना है, तो बी को कितना मिलेगा 3 पार्ट, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3.33, ऑप्शन नंबर ए। तो बी का शेयर कितना रहेगा 18,333 रुपीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझने के लिए है। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, जैसे इसके अंदर टोटल प्रॉफिट जो पूरे साल का है वो हुआ है 25,000 रुपए। अब अगर कोई भी पार्टनर आपका वर्किंग है, उसे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो जो मिलेगा वो पहले जो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझो। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर है जो वर्किंग है, या किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट में से सैलरी मिल रहा है या सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो आपका साल का प्रॉफिट हुआ है, जैसे इसके अंदर आपको बताया है साल का प्रॉफिट हुआ है, सपोज ए को मैं कुछ सिंपल इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट में से कुछ सिंपल इंटरेस्ट ए को देते हैं। सपोज 5,000 रुपए ए का सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉफिट जाता है, मतलब इंटरेस्ट जाता है, या ए या बी कोई भी पार्टनर हमारा क्या है सैलरी पे है, तो उसे प्रॉफिट में से पहले सैलरी जाती है, ऐसा कुछ होता है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट है उसी के अंदर से वो पार्ट जो भी किसी पार्टनर को मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसे हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। सपोज इसमें से मैंने 5,000 माइनस कर दिए, तो अब बाकी प्रॉफिट कितना बचा 20,000। अब जो ये 20,000 का प्रॉफिट बचा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो ये 5,000 था, ये अगर मैंने ए को दिया है, तो सपोज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी था, अब दोनों पार्टनर्स को 10,000 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के बीच में। तो जो ये ए को प्रॉफिट मिलना था वो जाके ऐड हो जाएगा ए के प्रॉफिट में, तो ए का प्रॉफिट हो गया टोटल 5K। समझ में आया? कोई भी चीज किसी पार्टनर को एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट से ज्यादा मिलती है, मतलब प्रॉफिट के अलावा मिलती है, तो वो जो पहले जो पूरा टोटल प्रॉफिट होता है ना, उसी में से डिडक्ट होके दी जाती है। ये नहीं होता कि वो कहीं और से आता है वो पैसा, ठीक है। अब देखो ए और बी का उसने हमें बता दिया, इन्वेस्टमेंट है 60,000 और बी का है 90,000। तो मैं इसे रेशियो में ले आती हूँ, A:B, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, A:B का रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। अब वो आगे बोलता है एक साल के बाद प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट, और प्रॉफिट के अंदर ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, जो क्या होगा 10% होगा, किसका, कैपिटल का, उनके निवेश का जो 10% है, वो दोनों पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट के साथ साथ। अब अगर मैं ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या बताना है, ए का शेयर बताना है प्रॉफिट में कितना हुआ। अब देखो ए को मिलेगा 10% अपने कैपिटल का, सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे प्रॉफिट, तो 6,000 इसे मिलेगा और 9,000 इसे मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। देखो अब 25,000 में से तो जो ये 15,000 है, 15,000 तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके नाम पे, सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे, है ना, साधारण ब्याज के नाम पे आपने जो 15,000 था टोटल प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स को दे दिया, बचा कितना 10,000। अब इस 10,000 में से अब ये जो 10,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3,
तो 5 और हमें किसका बताना है, ए का बताना है, तो 2 जा। तो अब यहां से ए का प्रॉफिट कितना और आ गया, ऐड हो गया 4000, तो टोटल ए का प्रॉफिट कितना बन गया 10,000। तो हमसे यही पूछा गया था ए का शेयर कितना है, तो कितना है 10,000। बस आपको छोटी सी बात समझनी है कि जो भी एक्स्ट्रा मिलता है ना पार्टनर्स को, वो उसी प्रॉफिट में से मिलता है जो प्रॉफिट हमें गिवन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है विच प्रोडक्ट हैड द हाईएस्ट एवरेज यूनिट, किसका औसत सबसे ज्यादा है। अब देखिए औसत किसका ज्यादा होगा, जिसका क्या कहते हैं टोटल सबसे ज्यादा होगा। अगर आप देखो बी तो ऑलरेडी 90, 80, 90 में चल रहा है। ए और सी देखो, ए में 100 है, बी में 150 है, देन 120, 160। तो ये आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कि सी का टोटल क्या है, सबसे ज्यादा है, तो सी का ही एवरेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। वो कहता है 3 संख्याएं, 3 नंबर्स आर सच दैट व्हेन द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड। अभी सिर्फ इतना ही समझो। वो कह रहा है 3 संख्या ऐसी है जब उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, मतलब देखो वो सीधा सीधा ये कह रहा है किसी 2 संख्या का औसत, सपोज मेरी जो नंबर्स थे ए, बी और सी था, वो कहता है जब भी किसी 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो उसका रिजल्ट क्या आता है 180। ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में बी प्लस सी प्लस ए कितना आ गया 168। यही थर्ड केस के अंदर करेंगे, सी प्लस ए प्लस बी कितना आया 150। समझ में आया, किसी भी 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो हमें ये रिजल्ट्स दे दिए हैं। और हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल तीनों नंबर्स का क्या औसत है, जो ए, बी प्लस सी है, इसका हमें क्या बताना है, औसत बताना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये कैसे इक्वेशन बनेगा, ए प्लस बी, अब मैं सी को क्या करते हैं उधर जाके माइनस का सी कर देते हैं, ठीक है। अभी बस मैं इसको करके दिखा रही हूं एक इक्वेशन को। अगर मैं इसको यहां से हटा के ये कर दूं माइनस का सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में 182 जा 360 माइनस का 2c, और ये अब 2c यहां माइनस का, अगर मैं वापस इक्वेशन के इधर लेके आ जाऊं, अगर मैं इसको यहां से हटा के अगेन यहां रख दूं तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2c, ठीक है ना। ऐसा था इक्वेशन, तो a प्लस बी ऐसा रहा, जो यहां था वो ट्वाइस हो गया, और जो आपका नंबर था वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसकी इक्वेशन सीधी सीधी आपकी क्या बन गई, a प्लस बी प्लस 2c। जस्ट अ सेकेंड। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू में 360। तो ये इधर क्या बनी, b, सॉरी b को b के नीचे लिखती हूँ तो थोड़ा इजी दिखता है, क्लीन, b प्लस c प्लस 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 168 2 जा 336। ये थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो a प्लस 2b प्लस c, ये कितना हो जाएगा 152 जा 300, ठीक है। अब मैं अगर सबका टोटल करूं तो आप देखो बहुत ध्यान से, सिर्फ इक्वेशंस में देखो, a कितनी टाइम्स आया 1 2 3 4, 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स b और 4 टाइम्स c। तो मैं 4 कॉमन निकाल के a प्लस b प्लस c करती हूं, और इनका टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 996। जस्ट अ सेकेंड, 996। तो मेरे पास a प्लस b प्लस c कितना आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 249। तो a प्लस b प्लस c का सम मेरे पास कितना आ गया 249, और हमसे क्या पूछा गया था इसका एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर 1 83 इसका आंसर रहेगा। बस आपको इसका थोड़ा लैंग्वेज समझना था, ये ऐसे इक्वेशन के ही फॉर्म में बनेगा। और अगर किसी को इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक कोई पता हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसके अंदर क्वेश्चन ही इतना बड़ा दिख रहा है।
देखिए वो कहता है एक स्कूल से बच्चे कहाँ गए हैं, ट्रिप पे गए हैं, 100 स्टूडेंट्स गए, स्टूडेंट्स कितने गए हैं, 100 गए, और चेयरपर्सन मतलब 10 उनके क्या गए हैं, संरक्षण गए हैं, चेयरपर्सन 10 उनके गए हैं, स्टूडेंट्स गए 100 और चेयरपर्सन गए हैं 10। वो कहता है ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्नैक पैक, हर एक स्टूडेंट को एक पैकेट मिला है खाने पीने के लिए, उसके अंदर टोटल आइटम्स थी कितनी, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो हर एक स्टूडेंट को एक स्नैक पैक दिया गया, उसके अंदर कितनी आइटम्स हैं एक स्नैक पैक में, अगर मैं 15% ऑफ द स्टूडेंट करूं, 100 इंटू का 15%, तो एक स्नैक पैक में कितनी आइटम है, 15 आइटम, जो किसको दी गई है, स्टूडेंट्स को दी गई है, और स्टूडेंट कितने हैं 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमने स्टूडेंट्स को कितने स्नैक आइटम्स दिए, 1500। यहां तक बात समझ में आई। अब वो कहता है कि हर एक चेयरपर्सन जो उनके साथ संरक्षक भी गए थे उनको भी एक स्नैक पैक गया, और उनके अंदर कितनी आइटम थी, 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। अगर मैं 100 का 25% करूंगी तो कितने आइटम बन गई, उसके अंदर 25 आइटम। तो हमने जो चेयरपर्सन को टोटल कितनी आइटम्स दे दी, 250 आइटम्स, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्नैक आइटम्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल, तो टोटल कितने स्नैक आइटम्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करिए, 1750, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या मिलता है, हाफ ईयरली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है, ठीक है ना। तो देखो अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बोलता है कि आपको क्या मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, मतलब साल के अंदर 2 बार मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देते थे, आधा कर देते थे, ठीक है, और टाइम को क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये कब करते थे, जब ये हाफ ईयरली जो था आपको साल में 2 बार मिलना था, मतलब अगर हाफ ईयरली है और उसने बोला है कि पूरे साल मिलेगा, तो हम क्या करते थे, रेट को आधा कर देते थे और टाइम को 2 गुना कर देते थे। अब अगर वो मुझसे बोले हाफ ईयरली तो मिलेगा लेकिन सिर्फ साल में एक ही बार मिलेगा, मतलब 6 महीने मिलेगा लेकिन एक ही बार मिलेगा, तो मैं सिर्फ क्या करूंगी इस केस में, रेट को क्या कर दूंगी, 2 टाइम्स कर दूंगी, और टाइम का तो वही रहेगा कि वो एक ही बार मिलेगा, मतलब पूरे साल तक नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 महीना ही मिलेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, रेट को सिर्फ क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, टाइम को ट्वाइस नहीं करते, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। वो कहता है एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम। अब देखो 2 साल तो पूरा मिलेगा और जो 3rd ईयर है उसके अंदर सिर्फ कितना मिलेगा, 6 मंथ मिलेगा, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि ये जो 2 बार मिलेगा ये तो साल में एक बार ही मिलेगा, और जो ये 6 महीना है ये भी एक ही बार मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, सिर्फ कितने टाइम मिलेगा, 6 महीना मिलेगा, मतलब आधा साल मिलेगा। तो आधा साल है तो हमने रेट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और कंपाउंडेड एनुअली है, साल में एक ही बार मिलेगा, 6 महीने के बाद आगे नहीं मिलेगा, तो टाइम को हम 2 गुना नहीं करेंगे। तो देखो हम कैसे निकालेंगे 10,000 का, ये हम इसका डायरेक्ट अमाउंट बना रहे हैं, 10,000 के ऊपर 10% है तो मतलब 110%, दोबारा होगा 110%, और जो 3rd टाइम है इसके अंदर जो रेट ऑफ परसेंट है उसे हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हाफ मतलब 5%, तो मतलब 105%। आया समझ में, ठीक है, होप आ गया होगा। तो देखो सारे 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 11 11 121 मल्टीप्लाई बाय 105। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 12705। और हमसे क्या पूछा था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, ठीक है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो ये हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट किसके बराबर, सॉरी हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना, ये तो हमारा अमाउंट आया, ये हमारे अमाउंट का वैल्यू आ गया कि अगर आप 10,000 को इन्वेस्ट करोगे तो फिर आखिर में आपको जो इंटरेस्ट है उसे इंक्लूड करके पूरा इतना अमाउंट मिलेगा। और हमसे सिर्फ पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12705 माइनस में 10,000,
तो आंसर विल बी 2705। तो ये जो 2705 रुपए है ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 12% पर एनम पे, मतलब 12% वार्षिक दर पे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और वो आखिर में जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट करा था 2 साल के बाद वो कितना हो गया है 3136 2 ईयर्स के अंदर। तो हमसे पूछा गया है कि 140% बताओ किसके ऊपर, जो राशि आपने क्या करी थी, निवेश करी थी, इन्वेस्ट करी थी, मतलब प्रिंसिपल का 140% बताओ। तो देखो मैं इस केस में क्या करते हैं, 12% का अगर आप फ्रैक्शन देखो तो क्या होगा 12 अपॉन में 100, तो 6 अपॉन में 50। तो 50 आपने इन्वेस्ट करा, कितना बन गया, सॉरी हाँ 50 आपने इन्वेस्ट करा तो कितना बन गया 56 नेक्स्ट ईयर, देन 50 इन्वेस्ट करा 56 बन गया, 2 साल का हुआ। तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 आपने इन्वेस्ट करा तो कितना बन गया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3136। लकीली आपको यही अमाउंट दे रखा है, तो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, यही उन्होंने आपको अमाउंट दे रखा है। ये मतलब बाय एनी चांस वाली बात है, नहीं तो अमाउंट डिफरेंट होता है, फिर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द 140% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो 2500 का 140% कर देते हैं, 14 5s are 70, 14 5s are 70, 14 2s are 28, 3500। आंसर विल बी 3500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक प्रकार की दाल 20% लाभ पर 72 प्रति किलोग्राम पर बेची जाती है। वो कहना क्या चाहता है, सीधा सीधा, वन टाइप ऑफ पल्स इज सोल्ड, सोल्ड मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कितना मतलब इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है 20%। एक दाल जो 72 रुपीज पर केजी बेची जाती है उसके अंदर 20% का प्रॉफिट शामिल है। तो अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालूं, अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% करूं तो कितना आएगा 72, तो 12 6 तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, फर्स्ट जो पल्स है इसका कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना आ गया 60 रुपीज। आगे चलते हैं, वो कहता है एक और दाल है जिसको बेचा जाता है किसके ऊपर 60 रुपए पे, और उसके अंदर प्रॉफिट कितना है 25%। तो कॉस्ट प्राइस का 125% करूंगी तो कितना मिल रहा है 60 रुपीज। तो 25 5 25 4 5 5 12 4 48। तो दूसरी जो पल्स है उसका कॉस्ट प्राइस, दूसरी दाल का कॉस्ट प्राइस कितना है 48 रुपीज पर केजी। अब वो कह रहा है इन दोनों वेराइटी को आपस में मिक्स कर दिया गया इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 की रेशियो मैंने मिक्स करा गया तो 120 और प्लस में 48। तो जो उनका मिक्सचर बना वो कितने रुपीस का बन गया 168 का, ठीक है। और किस रेशियो में मिक्स किया गया था 3:1, तो डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 6 18। तो जो उनका मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया 56 रुपीज। अब वो कह रहा है उसे बेचा गया 70 रुपए पर किलो पे। तो 56 की चीज कितने पे बेची गई 70 रुपए पर किलो पे, और हमसे पूछा गया है उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस, उसका परसेंटेज बताना है। अब देखो 56 की चीज जब 70 में बेची तो इतना तो पता है कि प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है 14 रुपीज का, किसके ऊपर 56 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 4 देन आंसर विल बी 25%, 25% का उसका प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक कपड़े की दुकान 3 ड्रेस D1, D2 और D3 बेचता है जिसकी बिक्री कीमत 5:6:7 है। ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। वो कहता है देखो ये इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 5:6:7, ठीक है। वो कहता है जब उसने D1 बेचा था तो उसके ऊपर उसे क्या हुआ था 20% का प्रॉफिट। तो अगर मैं देखूं कॉस्ट प्राइस का 120% करके अगर मुझे 5 मिलता है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा 4.17, समझ में आया। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था 4.17। अब वो D2 की बात करता है तो वो कहता है उसके ऊपर उसे क्या हुआ था 10% का लॉस। तो कॉस्ट प्राइस का अगर वो 90% करता है और उसे 6 मिलता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 6.67, ठीक है। और वो D3 की बात करता है तो D3 पे उसे 30% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब ये था 5.38 का,
ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का अगर मैं टोटल करूं तो हो गया 16.22। 16.22 की चीज उसने कितने में बेची है? 18 रुपए की। समझ में आई? तो अब हमसे पूछा गया है उसका टोटल ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो अब इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि उसे यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का हुआ है? 1.78 रुपीज का हुआ है। और कितने पे हुआ है? 16.22 पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 10.98%। आप वैसे अगर चाहते तो अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, लेकिन देखो दोनों में प्रॉफिट का जो परसेंटेज था ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा पास था। मतलब ये 12% और ये ओवरऑल में देखो तो 11%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन था, बट ठीक है, ये ऐसे ही होगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक होलसेलर था जिसने अपनी जो मार्कअप जो उसने प्राइस रखा कॉस्ट प्राइस से कितना करा? 60% अबव। सपोज ये कॉस्ट प्राइस था, उसका जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य माइक्रोवेव का, उसने रखा 107%। फिर उसके बाद वो बोलता है ही गिव्स अ 15% ट्रेड डिस्काउंट टू अ रिटेलर। उसके बाद उसने बेचने के लिए इसके ऊपर 15% का क्या दिया? एक व्यापार छूट दी। तो इसे कितने पे बेचा? 85% के ऊपर। ठीक है। अब यहां से ये सामान किसके पास जा चुका है? यहां तक रिटेलर के पास जा चुका है। ये हो गया रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, रिटेलर का क्रय मूल्य। अब वो बोलता है द रिटेलर इन टर्न मार्क अप द प्राइस 25%। अब जो रिटेलर था उसने भी बेचने के लिए जो ये प्राइस था उसको 125% पे अंकित किया, मार्क प्राइस बना दिया उसका। और उसके बाद ऑफर करा 10% का डिस्काउंट। ठीक है ना? तो 10% का डिस्काउंट मतलब 90% की वैल्यू पे बेचा। और कस्टमर ने फाइनली कितने पैसे पे करे? 14490। समझ में आ गया? अब हमसे क्या पूछा गया है? उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बताना है। ठीक है, बता देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 1 जा 9 6 जा 54, 9 1 जा 25 5 जा 25 4 जा 4 4 जा 16, 0 से 0 कैंसिल, देन 5 2 जा 5 7 जा और फिर 2 2 जा 4, फिर देन 250 और फिर 5 10। तो हमारे पास कितना आया? 161। 1 2 3 डिवाइडेड बाय 17, 17 से करेंगे। 17 9 जा 153, 8 बचा। तो देन 17 4 जा 68, 17 5 जा तो 85 हो जाएगा, 17 4 जा तो 94 स्टार्टिंग में यही आ रहा है 9471। अब आप चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर विल बी 9471 रुपीज। तो उसका जो स्टार्टिंग का कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आया? 9471 रुपीज। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहा है शराब और पानी के 60 लीटर घोल में 20% पानी है। अगर 20% उसके अंदर वाटर है तो एल्कोहल कितना है? बाकी का 80% उसके अंदर एल्कोहल है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एल्कोहल इज टू वाटर किस रेशियो में? 4:1। अगर मैं इसके क्वांटिटी को कर दूं 4:1 के इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट, तो एल्कोहल कितना है? 48 लीटर और वाटर कितना है हमारे पास? 12 लीटर। अब वो आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है पानी की मात्रा 15% करने के लिए घोल में कितना लीटर शराब मिलाना पड़ेगा। तो टोटल जो हमारे पास मिक्सचर था वो तो 60 लीटर प्लस एक्स, मतलब सारा हमने क्या उसके अंदर मिलाया है? एल्कोहल। और हमारा पानी कितना लीटर हो जाना चाहिए? उस पानी था हमारे पास 12 लीटर, अभी भी 12 लीटर है, तो ये रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 15% आना चाहिए। बस यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 ये हो जाएगा 20, देन 80 इज इक्वल्स टू में 60 प्लस में एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 20 लीटर। तो हमें 20 लीटर एल्कोहल क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days। ए 8 दिन में करता है एक कार्य को और बी कितने दिन में करता है? 12 कार्य को। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका एलसीएम लेके। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। वो कहता है दे वर्क फॉर
टुगेदर 3 days। देखो टोटल वर्क कितना था 24 यूनिट, दोनों एक दिन में मिला के कितना यूनिट काम करते हैं 5 दिन, और काम कितना करा गया 3 दिन, तो 15 यूनिट काम हो गया, 9 यूनिट काम रह गया। तो वो कहते हैं व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, काम का कितना हिस्सा बचा है। तो टोटल वर्क था 24 और कितना बचा है 9 यूनिट, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं 3/8 यूनिट काम क्या है अभी बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक ग्रोसर क्या करता है 40 किलो दाल को 65 पर केजी, एक अ ग्रोसर मिक्सेस 40 kg ऑफ लेंटिल्स कॉस्टिंग 65 पर केजी। एक पंसारी 65 प्रति किलो वाली 40 किलो दाल को, देखो 40 kg और ये पर केजी कितने की है दाल 65, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2600 को मिलाता है किसके साथ, एक और क्वांटिटी के साथ जिसका क्वांटिटी हमें नहीं पता, और कितने रुपए प्रति किलो है 80 रुपए प्रति किलो है, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देता है मिलाकर बेचता है। 80x डिवाइड किससे करते हैं उनके क्वांटिटी के सम से, तो 40 + x, ठीक है। और वो क्या करता है ही सेल्स द मिक्सचर। देखो अभी जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, मतलब दोनों के जो कॉस्ट प्राइस थे उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम जब उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कॉस्ट प्राइस आना चाहिए, बट वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की, बेचने की बात कर रहा है। उसने जो मिक्सचर है वो कितने का बेचा 75 रुपीज पर केजी का, जिसके ऊपर उसे क्या हुआ 10% का लाभ हुआ। अब देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 110% अगर मैं करूं तो उसे कितना मिल रहा है 75, ठीक है। तो अगर 750 को 11 से करेंगे, 11 6 66, 11 8 88, देन डेसिमल में हम आगे नहीं जाते। मैंने लमसम एक उसका कॉस्ट प्राइस ले लिया 68 रुपीज का, उसका कॉस्ट प्राइस था जो उसने कितने में बेचा है 75 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो सेकंड टाइप की जो क्वांटिटी थी वो बताना है, हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 2600 प्लस का 80x इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2720 प्लस में 68x, देन ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में माइनस होके 12x इज इक्वल्स टू में 120। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब देखो जो हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो 10 आया, हमने अप्रोक्सीमेटली लिया था, पूरा 68 नहीं आ रहा था, यहाँ समथिंग 1 आना था, ठीक है ना 1 और 2। तो देखो 10 आया है हमारे पास, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 10.77 किलो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी एक काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और बी प्लस सी एक काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। तो देखो इनका पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 48 यूनिट, ठीक है। और ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी आएगा ये एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अब वो कहता है आफ्टर ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम करा, प्लस बी ने 7 डेज काम करा, और जो बाकी बचे हुए 13 दिन थे वो काम किसने करा सी ने करा। तो ये सारा काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ए प्लस बी प्लस सी ने ऐसे, मतलब ए ने 5 दिन काम करा, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम करा, तो 48 यूनिट क्या हो गया काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखो ए प्लस बी की बात करूं, ए प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, बी दोनों में कॉमन है। अगर मैं बी को एक्स मान लूं, तो ए प्लस एक्स कितना हो गया 4 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी मैंने बी को एक्स मान लिया, तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बी माइनस सॉरी 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 था और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 था, मैंने बी की एफिशिएंसी को एक्स मान लिया,
ठीक है, तो देखो अब मैं ए की जगह पुट कर देती हूँ 4 माइनस एक्स ए, 4 माइनस एक्स प्लस बी ने 7 डेज काम करा था, बी की एफिशिएंसी मैंने 7 मान रखी है, सॉरी एक्स, तो 7x प्लस 13 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 48, तो 20 माइनस 5x प्लस में 7x प्लस में 39 माइनस में 13x इज इक्वल्स टू में 48, देन ये हो जाएगा 59 माइनस में 11x इज इक्वल्स टू में 48, और यहाँ से 11x इज इक्वल्स टू में 11, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 यूनिट। x की वैल्यू अगर मेरे पास 1 यूनिट आ गई, मैं यहाँ पुट करूं तो मेरे पास c का एफिशिएंसी कितना आ गया 2 यूनिट। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि c को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क है 48 डेज और c की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो c को काम कंप्लीट करने में लगेंगे 24 डेज। अब देखिए मैंने तो इसको ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करा, अगर आप में से किसी को भी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक जो साइकिलिस्ट है वो ट्रैवल करता है ए से बी तक और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और उसे टाइम लगता है 2 घंटे ए से लेके बी तक पहुंचने में। तो देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब हमसे कहा गया है इफ दे वांट टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 2.5 आवर्स। ठीक है, तो देखो अगर उन्हें वही जर्नी को कितने घंटे में पूरा करना है 2.5 घंटे में, तो उन्हें अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर और टाइम कितना लगाना है उन्होंने 2.5 आवर्स के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो स्पीड कितनी करनी पड़ेगी उन्हें, देन 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 16 2 जा 32, तो उन्हें अब जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 32 किलोमीटर पर आवर से, और पहले वो किस स्पीड से कर रहे थे 20 किलोमीटर पर आवर से, तो उन्होंने पूछा था कि उन्हें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 12 से 32 करने में उन्हें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 12 आवर्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलती है 6 बजे और कहाँ किस साइड जाती है, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, सपोज ए स्टेशन है और एक ये है बी स्टेशन। एक ट्रेन 6 बजे सुबह के ए स्टेशन से निकलती है, किस साइड जाना स्टार्ट करती है बी स्टेशन की साइड से, और उसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है ट्रेन। अब वो कहता है कि अनदर स्टेशन लीव्स स्टेशन बी, जो दूसरी ट्रेन है वो बी स्टेशन से चलती है एट 8 AM टुवर्ड स्टेशन ए, तो वो बी से चलती है ए की साइड, लेकिन कितने बजे चलती है 8 बजे चलती है। ये कब चली थी 6 बजे और ये चल रही है 8 बजे। अब सपोज क्या आप देखो, जो ट्रेन 6 बजे चली थी 6 से लेके 8 बजे तक वो कितने टाइम तक चल चुकी है 2 घंटे तक चल चुकी है, और किस स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर से, तो 120 किलोमीटर तो वो ट्रेन ऑलरेडी कवर कर चुकी है। और वो बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर, टोटल था 540 किलोमीटर जिसमें से वो 120 चल चुकी है, तो उसके पास जो रिमेनिंग मतलब 8 बजे तक का अगर मैं बोलूं वो 120 किलोमीटर कवर कर चुकी है, तो 8 बजे से अगर आप सोचो वो यहाँ पे आ गई है, तो अब उसको कितना डिस्टेंस तय करना है टोटल 420 किलोमीटर, तो 420 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। अब देखो 2 घंटे निकल चुके हैं, हम 8 बजे तक पहुंच चुके हैं, 8 बजे उन दोनों के बीच में है 420 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो दोनों देखो एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की साइड आती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 60 + 90 150 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, तो 15 2 जा 0.8 2.8 घंटे में वो मिलेंगी। तो ऑलरेडी 8 बज रहे हैं, 8 के बाद 2 घंटे कितने हो गए 10 बज के, और ये 0.8 है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 थे, तो 6 8 जा 48, तो 10 बज के 48 मिनट पे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर आपके पास दो सर्कल है, पहले एक सर्कल था जिसका था रेडियस r, स्मॉल r। अब मैंने उसका एरिया बढ़ा के बड़ा सर्कल बना दिया। अब जो इसका एरिया है वो क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालूं, सपोज पहले था पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया, पाई आर का स्क्वायर। अगर मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करूं तो जो एरिया का डिफरेंस आया वो क्या है, इनका सिर्फ रेडियस का डिफरेंस है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। वो कह रहा है एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका व्यास दे रखा है 10 मीटर, तो उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब इनका रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद वो कह रहा है एक कंक्रीट का पाथ बनाया गया है 1 मीटर वाइड। ये जो पाथ था इसके चारों तरफ एक पाथ बना दिया जिसका जो चौड़ाई है वो थी 1 मीटर। तो टोटल अगर मैं यहां से देखूं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रिजल्टिंग एरिया ऑफ द पाथ। जो हमने पाथ बढ़ाया है 1 मीटर से, जो बढ़ाया है जिसकी वजह से अब जो बाग है, जो गार्डन है, उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज बताना है। तो देखो पहले आर था 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया, 25, और नए वाले का कितना हो गया, 36। तो एरिया का इंक्रीज कितना आया, 11 यूनिट, किसके ऊपर, 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा, तो एरिया में इंक्रीज कितना आया, 44%। बस हम इसके रेडियस का अगर स्क्वायर करके और उसी को रेशियो मान के आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आप इसका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लोगे। देखिए अब वो कहता है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और एरिया का सेक्टर दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, थीटा बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा, जो हमें नहीं पता, बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय में पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 14, इंटू में 14 इज इक्वल्स टू में ये हमें दे रखा है 154। 7 2 जा 11, 1 11 2 जा 11, 14, 14 से 14 4 और 90, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर साइन बोर्ड है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 मीटर, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, और पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो दे रखा है 60 पर मीटर स्क्वायर। और बोला गया है जो 10% जो साइन बोर्ड है वो उसे पेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि टोटल पेंट का कॉस्ट कितना आएगा। तो देखो साइन बोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कुलर साइन बोर्ड है, वृत्ताकार है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको पेंट करने का कॉस्ट कितना है, 60 पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 60। और फिर वो क्या कह रहा है, 10% जो बोर्ड है वो पेंट नहीं हुआ है, तो बोर्ड कितना पेंट हुआ है, 90%। ठीक है, तो बस हमसे यही पूछा है, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो अब देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा कैंसिलेशन तो है नहीं, आप करोगे ये इसका पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4752 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 42, 678.6, यही हमसे पूछा था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड वाई इंटरसेप्ट, वाई अंतः खंड बताना है। देखो वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, जब ग्राफ पे कोई लाइन आप एक लाइन को y एक्सिस पे कट करती है, जब लाइन y एक्सिस पे कट करती है तो वहां पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। वहां पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ठीक है, यहाँ से y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू खत्म, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5 1 5, 5 4 20, y का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बताना है। देखो जब हमारे पास x प्लस 1/x कितना है, a है, तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस में 3a। तो हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस में 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, 52।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर बस एडिशन का क्वेश्चन है 0.1 0.01। अब ये तो आप लोग कर ही लोगे 0.111। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।